मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में आहुति देने के लिए समाज के सभी वर्ग लोग उत्साहित हैं और वो वोट करके अपनी नई सरकार बनाना चाहते हैं। तो अमूमन क्या होता है, जो छोटा तबका, निचला तबका, वो तो अपनी बात मुखर होकर रखता है कि चुनाव में हम क्या मुद्दे हैं, किससे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ आज जबलपुर के प्रबुद्ध वर्ग, जो डॉक्टर बिरादरी है, आईएमए के जो मेंबर हैं, वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि भाई, जो एक चिकित्सा एक बड़ा मुद्दा होता है, जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, और उनकी खुद की अपनी क्या जरूरतें होती, क्या समस्या होती है, उस पर बात करने के लिए, और वो नई सरकार जो अब 2023 में नई सरकार बने, उससे क्या अपेक्षा करते हैं, उनकी क्या समस्याएं, और उनको वोट करने का क्या मेरिट होगा, किस पे वो करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये जो मध्य प्रदेश या कहीं भी हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं, अमूमन क्या होता है, वो गौण हो जाते हैं, कहीं जाति पे बात होती है, कहीं कैश बेनिफिट पे बात होती है। तो ये कितना गंभीर मुद्दा है जिस पे सरकार को सोचना चाहिए, और आप क्या मांग करते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, जय श्री राम। मैं जबलपुर अस्पताल संघ का अध्यक्ष हूं और मध्य प्रदेश आईएमए एएमएस का सेक्रेटरी हूं। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चालू करी, ऐसी विश्व में इसके पहले कभी नहीं हुई। बट अभी हो क्या रहा है, हम अस्पतालों को 2-2, 3-3, कई बार 6-6 महीने पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है। इसके कारण हम लाडली बहना में हजार रुपए तो दे दे रहे हैं, बट 5-5 लाख रुपए का जो बीमा है उससे लोग वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती और बिना पैसे के अस्पताल नहीं चलता। दूसरा, आप पोस्ट ग्रेजुएट के उसमें अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 लाख की पॉपुलेशन पे एक पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। कई सारे ऐसे हमारे डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर होने के लिए तैयार बैठे हैं। मध्य प्रदेश में सीपीएस का कोर्स चल भी रहा है सरकारी अस्पतालों में, बट उनको आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो। कुछ तो भी आप सरकारी उसमें दांव पेच फंसाए हुए, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनको रजिस्टर कर लो तो गांव-गांव तक आपको ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन मिल जाएंगे। तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी बात है, आप पीएचसी सीएचसी को भूल चुके हो, हर चीज आउटसोर्स करने लगे हो। एक सीटी स्कैन एमआरआई जो हो रहा है वो कोई तीसरा आदमी करा रहा है, 2-2, 3-3 हजार का सरकार को खर्चा पड़ रहा है, मतलब आपको और हमको खर्चा पड़ रहा है। सरकारी एम्बुलेंस पूरी नहीं है तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मरीज को कहीं से भी उठा लेते हैं, 20-20 हजार रुपए लेके किसी भी अस्पताल में फेंक देते हैं। एम्बुलेंस की दलाली चल रही है। इन पे हमारे मोदी जी को ध्यान और काम करना चाहिए कि उनके साथ तो बहुत लोग खड़े हैं, बट नीचे उनने जो लोग बैठा के रखे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो नीचे लोग हैं उनको काम करना, उनकी एक्टिव होना या उनको सही गंभीरता से काम करना बहुत जरूरी। सर, आप बताइए, आप अपना एक परिचय दीजिएगा और बताइए कि आप वोट करने के पहले सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या सोच के वोट करेंगे। मैं डॉक्टर ब्रजेश चौधरी हूँ, मैं आँखों का डॉक्टर हूँ। देखिए, हाँ, और मैं सेक्रेटरी हूँ जबलपुर डिविजनल ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का। क्या है, आँखों के डॉक्टर जो काम करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। मोतियाबिंद का ऑपरेशन की कई लेवल की व्यवस्थाएं हैं, 3 टायर सिस्टम, 4 टायर सिस्टम जो बोलते हैं, जो सबसे गरीब तबका है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ बहुत बड़े तबके हैं जो बहुत ही महंगे ऑपरेशन भी कराते हैं। आयुष्मान योजना जो हमारे साथी ने बताया इतनी प्रमुख योजना है, लेकिन इससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हटा दिया गया है सिर्फ मध्य प्रदेश, और ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हटाया गया है। जबकि तो सरकार का बड़ा मिशन होता है अंधत्व निवारण का। हाँ, ये समझ में नहीं आया सरकार को क्या बात हुई, कैसा कच हुआ। तो हमारा निवेदन ये है कि सरकार इस पर ध्यान दे, कम से कम मध्य प्रदेश में जो हटाया है उसको वापस लेके आए और हर तबके को ये सुविधा मिले, क्योंकि आयुष्मान में आपको जो क्वालिटी ऑफ सर्जरी होती है वो किसी भी कैंप से थोड़ा बेहतर होती है, क्योंकि आयुष्मान में हम एक अच्छे अस्पताल में काम करते हैं जहाँ पे कि हर तरह की सुविधाएं हैं और काफ़ी हद तक NABH अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि सरकार इस चीज़ को समझे, और जैसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हर लेवल के लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान दें। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो आंखों से जुड़ा मसला है उसको भी आयुष्मान भारत में फिर से शामिल करना चाहिए। इस समय आधी आबादी के हक की बहुत बड़ी बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उनको भी, हमको आरक्षण की बात भी हो रही है। हमारे साथ कुछ महिला चिकित्सक भी हैं, उनसे पूछते मैम, एक तो आधी आबादी की क्या समस्याएं हैं और आप नई सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव हूँ, यहाँ पे जबलपुर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ आईएमए प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट। और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते अपने सरकार से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, ये मैं चाह रही हूँ कि बताऊँ कि ऑब्स्टेटिशियन, ये जो हमारी जो डिलीवरी वाला जो काम रहता है वो बहुत ही खतरनाक रहता है और बहुत सारा रेफर पेशेंट आता है गाँव से और बहुत ही सीरियस कंडीशन में आता है, और आता तो वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, मगर फिर भी उसके जो रिलेटिव्स रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाए, बच जाए, बच्चा भी बच जाए, माँ भी बच जाए, और जो कि हमारे लिए कई बार संभव नहीं रहता। तो हम सरकार से उस प्रोटेक्शन के लिए मांग करेंगे और चाहते हैं हम कि हमारे पूरे प्रदेश में ये जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेटिशियंस हैं इनकी पूरी सुरक्षा रहे,
कहीं तोड़ फोड़ और मॉब वायलेंस जैसी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह रोकी जाए, जिसमें आदमी जो आ रहा है पेशेंट को, हम भगवान नहीं है कि हम हर पेशेंट को और हर बच्चे को बचा सके। हर डॉक्टर पूरी तरह प्रयास करता है कि वो पेशेंट किसी तरह ठीक हो जाए, मगर रात के 2 बजे अगर आपके पास एक एनीमिया वाला यानी खून की कमी वाला पेशेंट ब्लीडिंग में आता है, झटके लेकर आता है, कन्वर्जन लेकर आता है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां रहती है जो हमारे बस के बाहर की रहती है। मेडिकल कॉलेज में तो किसी तरह वो हो जाता है मैनेज, क्योंकि बहुत सरकार से चाहती क्या है कि ये प्रोटेक्शन जो हम गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं कि किसी भी तरह का वायलेंस ना हो डॉक्टर के साथ, प्राइवेट डॉक्टर के साथ, जिसमें पेशेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह रहे, खाली मेडिकल कॉलेज पे पूरा लोड ना जाए, और उसके लिए हमको सुरक्षित रहे। हम हमारे साथ मैम है। मैम पूछते हैं कि इतना सब सरकार प्रयास करती है, उसके बाद भी रूरल एरिया में हम लोग देखते हैं कि अभी भी घर में डिलीवरी होती है, सही समय पर उनको वो एक्सपर्ट या डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, और क्या इसको कैसे ग्रास रूट पे कैसे दूर कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि नई सरकार को क्या प्रमुखता से करना चाहिए जिससे लोगों की सेहत सुधर सके? नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, मैं जबलपुर में आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आईएमए की पास्ट सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। वैसे अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो पिछले कुछ वर्षों में 2 दशक में काफ़ी दो डिकेड्स में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा हेल्थ सर्विसेज में। आपने जैसे कहा अभी भी होम डिलीवरी होती, घर में डिलीवरियाँ होती, उसकी संख्या उसकी बहुत कम हो गई हैं, और जो हो भी रही हैं वो कुछ पर्सनल नेग्लिजेंस यानी खुद जो परिवार वाले हैं वो अभी भी जागरूक होकर आगे नहीं आना चाहते हैं, उस कारण से हो रहा है। काफ़ी सुविधाएं पहुंच गई हैं अंदर ना, तो इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है हेल्थ के स्तर में। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि वीडियो आता है कि खाट पे लेके आ रहे, कहीं इस पे लेके आ रहे, सही समय पहुंचे, रास्ते में डिलीवरी हो गई, तो ये इम्प्रूवमेंट इस पे कहाँ सुधार की जरूरत है? एक्चुअली इसमें क्या है, सिर्फ जागरूकता, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं वो काफ़ी हद तक घर घर जाती हैं, बात करती हैं, इसके बाद भी हर तरह से हर परिवार को समझा पाना, वो एक बार जब मुसीबत झेल चुका होता है उसके बाद ही वो जागते हैं। परिवार खुद की गलतियां होती, पर काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं। जैसे हम लोग दर देख रहे हैं, जो संख्या देख रहे हैं, जो हमारी पीएचसीज हैं और जो आशा वर्कर्स पहुंच रही हैं, तो जागरूकता काफ़ी होने के बावजूद भी परसेंटेज डेफिनेटली ख़त्म तो पूरा हुआ नहीं, प्रयास जारी है। मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट होने के नाते अपनी सरकार से एक उम्मीद ये करती हूँ कि संतानहीनता जो है वो एक बांझपन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी आबादी में, लेकिन उसके लिए कोई आयुष्मान भारत का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि शायद हम ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं और काफ़ी आबादी है, शायद सरकार ने सामाजिक रूप से महिला को काफ़ी उसमें परेशानी भी झेलनी पड़ती है बहुत सारा। तो बांझपन का जो इलाज होता है काफ़ी महंगा होता है, और पहले लोगों को एक भ्रांति है कि ये सिर्फ अपर या हायर क्लास लोगों की बीमारी ही नहीं, ऐसा नहीं है। गांव-गांव में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता की समस्या काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है या हार्मोनल डिसबैलेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में बहुत ज़्यादा है, और वो काफ़ी परेशान होकर के ज़मीन बेच करके आते हैं इलाज कराने, क्योंकि ये जो सपोर्ट सिस्टम है आयुष्मान भारत वगैरह का, वो संतानहीनता के किसी भी इलाज के इसमें नहीं है, तो वो अगर उनको भी मिल जाए उस चीज़ का बेनिफिट या फ़ायदा, तो वो अच्छा रहेगा। मैम चाहती है जो जी मैम चाहती है इसका कवरेज बढ़े, जो संतानहीनता का एक इशू है जो लोगों में, उसको भी कवरेज मिलेगा तो बेहतर है। आप कुछ कहना चाह रही थी? एक चीज़ मैं चाहती हूँ बताना कि मैटरनल मॉर्टेलिटी हमारी जो देश की थी बहुत ज़्यादा थी, और इस 2 डिकेड में जैसे मैडम ने बताया कि बहुत सुविधा की वजह से बहुत नीचे आ गई है, मगर मध्य प्रदेश अभी भी बहुत पीछे है। केरला तो यानी यहाँ की यूरोप से कंपैरिजन में चला गया है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इतना कम हो गया है, मगर मध्य प्रदेश अभी भी बहुत पीछे है। यानी 130 मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, और केरला का तो 70s 80s में आ गया है। तो मैं तो जन जागरूकता ही सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज के लिए, तो हमारी सरकार को और काम करना पड़ेगा कि हमारा देश बिल्कुल एक्सपर्ट करे, जो मातृत्व में मृत्यु की दर है उसको घटाने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ मैम है, सब बच्चों का इलाज करती है। मैम, एक जैसे मातृत्व में मृत्यु दर की बात की, एक कुपोषण भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या लगता है कि सरकार को इस मोर्चे पे क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता पॉल, मैं शिशु रोग विशेषज्ञों की जो अखिल भारतीय संस्था है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसके लोकल ब्रांच की प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि मैडम ने बताया मैटरनल मॉर्टेलिटी, तो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ये बड़ा खेद का विषय है। कुपोषण भी बहुत है। तो न्यूनेटल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए अभी सरकार ने पिछले 2 दशकों में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे बच्चों के आईसीयू, जिसको एसएनसीयू कहते हैं हम,
स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट्स वो खोले हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि पहले दूर दराज के गांव के बच्चों को भी, शिशुओं को भी मेडिकल या बड़े शहरों में अस्पताल में लाना पड़ता था, तो वो आजकल वैसा ज़रूरी नहीं है। पर इन की सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। दूसरा एक बात बताना चाहूँगी कि इसके टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में। बहुत जरूरी है। टीकाकरण कार्य बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो नए टीके शामिल किए गए हैं पिछले 2 दशकों में, और ये पहले मतलब बहुत महंगे होते थे। अब राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आने के कारण सामान्य जन की अप्रोच में हो गए हैं। तो ये कार्यक्रम आगे जारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर फंड की कमी हो गई तो अगले बार से बंद कर दिया। ये जरूर होना चाहिए, और कुछ नए टीके और ऐड करना चाहिए, जैसे टाइफाइड टीका है, हेपेटाइटिस ए का टीका है। और जो कुपोषण की समस्या आपने बताई, तो 5 साल से छोटे बच्चों का कवरेज हो जाता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, पर जो प्राइमरी लेवल के तक के बच्चे हैं, स्कूल हेल्थ का कोई प्रोग्राम नहीं है अपने यहाँ। तो उसके लिए एक ज़रूरी है कि सरकारी स्तर पर कोई डेफिनेट प्रोग्राम बनाया जाए, स्कूलों में रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, तो ये कुपोषित बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको समय पर पोषक आहार और सलाह दी जा सके। तो मैम कहना स्कूलों से इस अभियान से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से कुपोषण की समस्या खत्म होगी। सर आप बताइए, आपको जो नई सरकार का गठन होना है उसमें आप क्या उससे अपेक्षा करते हैं? क्या लगता है कि वो सरकार आए तो सुधार करे जो पिछली सरकार नहीं कर पाई? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, एमडी मेडिसिन, और प्रेजेंट में अभी आईएमए जबलपुर का सेक्रेटरी हूँ मैं। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर की, तो उसमें हेल्थ और केयर दोनों चीज़ें आ रही हैं। हेल्थ की आवश्यकता तो सरकार पूरी करती है, केयर हम लोग डॉक्टर दे सकते हैं। तो आईएमए सेक्रेटरी जबलपुर ब्रांच के होने के नाते कुछ अपेक्षाएं हैं हमारी सरकार से। उसमें ये पहली अपेक्षा है कि सरकार हम लोग को इन्वॉल्व करे। हम लोग एक एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम लोग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सभी डॉक्टर हैं, अलग अलग ब्रांचेस के हैं। मैं एमडी मेडिसिन हूँ, मैम पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन है। तो हमारी ये है आशाएं, जो भी सरकार आए वो बात करे स्वास्थ्य के लिए, बजट अपना इंक्रीज़ करे। जैसा आपने देखा बजट इतना कम रखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर आ ही नहीं पाती हैं। क्वैकरी को रोकें, क्वैकरी इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब झोला छाप जो डॉक्टर बिगाड़ रहे हैं केस, झोला छाप डॉक्टर वो लेकर आ रहे हैं जो आज बिगड़े हुए केस, उसमें हमारा और कैपिटल लग रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है उसमें। सरकार नुकसान पे नुकसान झेल रही है, क्योंकि वो पेशेंट जो अच्छी स्थिति में आकर ठीक जल्दी होना चाहिए था, वो और बिगड़ कर जा रहा है, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तक हो जा रही है। तो सरकार को इन ग्रास रूट क्वेश्चंस और ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत आवश्यक है। तो सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सरकार को जो झोला छाप डॉक्टर उनको भी रोक लगानी चाहिए। और अब एक बड़ा महत्वपूर्ण जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो एक हेल्थ गारंटी देंगे मध्य प्रदेश में। एक नया, भाई आयुष्मान भारत तो सेंट्रल स्कीम है, अभी कमलनाथ जी ने कहा कि हम हेल्थ गारंटी देंगे, सबको हेल्थ कवरेज देंगे और सबको मतलब सुरक्षा का अधिकार देंगे, स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। तो आपको क्या लगता है ये स्कीम होनी चाहिए और सफलता कितनी इसकी? देखिए, थोड़े दिन पहले भी ये स्कीम राजस्थान में आई थी, वहाँ उनने राइट टू हेल्थ की जो बात करी थी उसको फिर बाद में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बाहर कर लिया। वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। आप मुझे मेरा बिल बिना दिए कोई भी मेरे को राइट टू हेल्थ नहीं कह सकते, एक बात। दूसरी बात, जैसा मेरे भाई आदित्य ने बताया, हम आईएमए जबलपुर पूरे इंडिया का पहला एसोसिएशन है जिसने झोला छाप डॉक्टरों के अगेंस्ट केस लगाया। क्यों लगाया समझिए, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी और लेप्रेसी जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, लेप्रेसी और ट्यूबरक्लोसिस नोटिफाइबल डिजीजेज हैं। मतलब जब इसका मरीज हमारे पास आता है, हमें सरकार को सूचित करना, और इलाज ज्यादातर सरकारी अस्पताल की दवाइयों से होता है क्योंकि वो मुफ्त है। बट झोला छाप बिना पहचाने गलत दवाई दे रहे हैं। हमारे देश में अंग्रेज टीबी और लेप्रेसी के, कुष्ठ रोग के मरीज देखने पढ़ने आते हैं, हमें शर्म आती है। बाकी देशों से खत्म हो गया। जब मैं मेडिकल कॉलेज में अंदर घुसा था 2003 में, तब हम लोग बात कर रहे थे कि हम अगले 5 साल में टीबी और लेप्रेसी को हटा देंगे, और अब हम बात कर रहे हैं कि आज से 20 साल बाद कि हम टीबी और लेप्रेसी को कंट्रोल कर पाएंगे। सुपर बग डेवलप हो गया, वो दिन दूर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा झोला छापों का राज कि हम अमेरिका इंग्लैंड जाएंगे तो पहले क्वारंटीन होंगे फिर अंदर घुसते। तो झोला छाप डॉक्टर क्यों सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? क्या उनके पास इतना डॉक्टर नहीं है कि वो गांव में उनको सुविधाएं दे सकें, या उसकी फिर कोई और वजह होती है? देखिए सर, सबसे पहली बात, आपका पे स्केल बहुत कम है जो स्टेट गवर्नमेंट का है। 60-70 हज़ार में कोई एमबीबीएस डॉक्टर अपने सहपरिवार जाके गांव में रहेगा नहीं। दूसरी चीज, वहां स्कूल कॉलेजों की कमी। आप पे स्केल बढ़ाएंगे तो या तो वो अप डाउन करेगा या रुकेगा वहां। सेकेंडली, झोला छाप डॉक्टर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। थर्डली, जो पूरी हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, ये झोला छाप डॉक्टर से कोई भी दवाई लिखवा पाती है। आप मेरे पास आओगे, मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा कि आप ये दवाई क्यों है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। झोला
छाप को आपने बोला लिखो, उसने सीधे लिखना। तो बहुत बड़ा ये एक सिस्टम है जो झोला छाप को प्रमोट कर रहा है। और मैं जैसे चर्म रोग माफिया, मतलब माफिया, मैं जैसे चर्म रोग विशेषज्ञों का भी प्रेसिडेंट हूं अभी। आप सोचिए, आपका विक्टोरिया सबसे बड़ा जिला अस्पताल है साहब, 1200 की ओपीडी है, वहां एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, चर्म रोग चिकित्सक नहीं। मैंने बोला मैं फ्री में दूंगा अपने एसोसिएशन की तरफ से, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। क्यों तुम वहां नहीं भेज रहे हो? अगर तुमने वहां पे डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा दिया, तुमको तुम्हारी रोज की गलती पता चलने लगेगी। तुम कितने लेप्रेसी के मरीज मिस कर रहे हो, कितने कुष्ठ रोग के मरीजों को गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो, तुमने आदमी नहीं बैठाया। ये होता है झोला छाप को प्रमोट। ये मूल कमी जो है कि इसमें कहीं ना कहीं ड्रग माफिया का भी है एक इन्वॉल्वमेंट है, जिसपे सरकार को हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। सर, एक तो ये बताइए कि एक बड़ा जो मेडिकल सिस्टम में कट या एम्बुलेंस माफिया ये सब होता है, तो ये कैसे इस पे रोक लगा सकते हैं और कितनी गंभीर समस्या है? देखिए, मैं डॉक्टर मोहसिन अंसारी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्रेजेंटली जॉइंट सेक्रेटरी जबलपुर आईएमए ब्रांच। देखिए, जैसे आयुष्मान भारत है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मेडिकल कॉलेज में बहुत लोड है ऑर्थोपेडिक्स का, ट्रॉमा का। तो अगर आयुष्मान भारत में ऑर्थोपेडिक्स का, ट्रॉमा के पैकेजेस बढ़ जाएंगे, इमरजेंसी पैकेजेस बढ़ जाएंगे, तो उसमें हमको काम करने में आसानी होगी। क्योंकि बेसिक तो अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रॉमा का। जब कोई पेशेंट आता है तो इनिशियल कैपिटल बहुत होता है। अगर वो इनिशियल कैपिटल आयुष्मान भारत से हमको मिल जाएगा तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस, और वो पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा क्या होता है, अब सिंपल पैकेज, अब उसमें तो आयुष्मान भारत में डिफाइंड पैकेजेस हैं कि ये हड्डी टूट गई तो इसका ये पैकेजेस है, लेकिन पेशेंट इतना सिंपल नहीं आता है ना। पेशेंट तो आया, उसको बोन इंजरी भी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी है, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं कर सकते। तो हम भी अपने हाथ खींचते हैं कि भाई ये हम इतने पैकेज में नहीं कर पाएंगे। उसमें नुकसान के जो हर्डल्स हैं उनको दूर करना चाहिए। जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहिए। पैकेजेस हैं उसमें स्पेशल पैकेजेस ऐड करना चाहिए कि अगर बोनी इंजरी के साथ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं और भी इंजरीज हैं तो उनको हम पैकेज अपना एलैबोरेट कर सकें, बढ़ा सकें। हमारे साथ अभी मैम ने ज्वाइन किया, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो नई सरकार अब गठन होने वाली, आप बीइंग ए वोटर और एक डॉक्टर होने के नाते उनसे क्या अपेक्षा करती कि नई सरकार क्या चेंज लाएगी? मैं मानिक पान से, मैं ये नई सरकार को बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने इतने साल पढ़ाई करी है, 10 से 15 साल, इतना कुछ सीखा है, उसको इतने हल्के में ना ले। मतलब अब केमिस्ट भी दवाइयाँ लिखेगा और ये ब्रिज कोर्सेज करेंगे, तो उसमें हमने जो अपने बड़े, जिसको कहना चाहिए अपनी यंग डेज़ में, जो कहते हैं ना 18 साल की उम्र में एज अ टीनेजर क्रॉस करके हम मेडिकल कॉलेज जाते हैं और वापस अंकल आंटी बन के निकलते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंकल आंटी कहते हैं सबको हमें। तो मुझे ये कहना है कि हम लोगों को इतने हल्के से न ले, और हम सिर्फ ये जो क्या कहते हैं जेनेरिक लिखे, तो उसमें क्या केमिस्ट डिसाइड करेगा विच ब्रांड इज़ बेटर? तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ये तो हमारे ऊपर बिल्कुल जैसे अंकुश लगाया जा रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ सरकार संवाद कर सकती है और पूछ सकती है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे लोगों को रखे ना वहाँ पे, हमारे लिए नियम बनाने को, हमारे लिए नियम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनाए, नेता बनाए, जिनको हमारी प्रोफेशन के बारे में ABCD नहीं पता। तो ये कैसे? बड़ी महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहब ने कि हम जो हमारी प्रोफेशन से जुड़े नहीं है वो हमको ही बनाने दें, हमारी एक्सपर्ट, हमारी राय ली जाए, और सरकार नेता बाबू या किसी अधिकारी से उस नियम को न बनवाए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है जो मुझे लगता है नई सरकार को जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए। अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।